ये था हमारा लास्ट एजेंडा। अभी तक हम स्टिल वेरी बेसिक पे हैं, तो हम थोड़ा-सा आज मज़ीद लेआउट्स पे काम करेंगे, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी लेआउट्स है। अगर आपके लेआउट स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो फिर आप ऑब्वियसली बहुत कुछ इसके साथ खुद ही कर सकते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों को लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस की थी, वो हटाते हैं एंड लेट्स ट्राई टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग। लास्ट टाइम मैंने आपको ये कहा था जी कि लेट मी रिमूव एवरीथिंग एक्सेप्ट, बल्कि सब कुछ रिमूव कर देते हैं। और स्टाइल्स में से भी सब कुछ रिमूव कर देते हैं, बिकॉज़ आज हम जितनी पिछली चीज़ें हैं वो हमेशा आपको याद रखनी है, वो हमेशा अप्लाई होंगी, ठीक है? और हम उसी को बुनियाद बना के हर रोज़ कुछ ना कुछ मज़ीद अपडेटेड पढ़ते रहेंगे। जैसे मैंने आपको ये कहा था कि राइट नाउ वी आर एट अ वेरी ब्लैंक पेज, नथिंग इज़ इन साइट, लेकिन आपको कुछ प्रॉपर्टीज़, फ्लेक्स ये सारा कुछ पता लग गया। अब हम जब वेबसाइट की प्लानिंग करते हैं, तो मैंने कहा था कि सबसे पहले आपने एक डिव बनानी है जिसको आपने अपना ग्लोबल रैपर बना लेना है। नाम उसको जो मर्ज़ी दें, लेकिन एटलीस्ट अपनी आपकी सारी वेबसाइट इसके अंदर रैप होगी। इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि आपने एटलीस्ट 3 सेक्शंस बना लेने हैं, 4 भी हो सकते हैं, चौथा स्लाइडर वगैरह जब डिस्कस करूँगा तो बता दूँगा, लेकिन एटलीस्ट 3 सेक्शंस आपने बनाने हैं। कौन-कौन से सेक्शंस कहा था मैंने? कि आप अच्छा, एक मैं शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा हूँ जो इससे पहले इस्तेमाल नहीं किया। पहले मैं क्या करता था नॉर्मली, यहाँ डिव लिखता था, सजेशन में डिव आ जाती थी, मैं एंटर प्रेस करता था कि डिव कंप्लीट हो जाती थी। फिर मैं इसके साथ जाके स्पेस देके क्लास लिखता था और क्लास लिख के मैं यहाँ पे हेडर लिखता हूँ। अब चूँकि आप ये बात तो समझ गए हैं कि ऐसे ही होता है, तो अब ज़रा मैं एक शॉर्टकट लगाने लगा हूँ, ज़रा उसके बारे में बताइए। अब मैं बजाय पूरी डिव लिखने के, मैं सिर्फ डॉट लिखूँगा। आप सबको पता है कि सीएसएस में डॉट किसके लिए? क्लास। तो डॉट का मतलब यहाँ भी विजुअल स्टूडियो कोड में एक एक्सटेंशन होती है एमिट। तो जब हम डॉट लिखते हैं और डॉट के आगे कोई भी नाम लिखते हैं, तो विजुअल स्टूडियो खुद समझ जाता है कि यार ये डॉट के साथ जो कुछ भी लिखा है ये क्या हो जाएगा? क्लास नेम देना चाहता है यूज़र। जब मैं इसको एंटर करूँगा तो देखें खुद ही डिव बना ली और खुद ही उसको क्लास किसने क्या दे दी? हेडर दे दी। क्लियर होगी बात? अगर एंटर काम ना करे तो टैब की प्रेस करेंगे आप, ठीक? लेकिन मैं इससे भी आगे जाना चाहता हूँ एक स्टेप। अब आपको ये तो पता लग गया कि शॉर्टकट लिखने का क्या तरीका है। पूरी डिव शेव लिखने के बजाय आप सिर्फ डॉट के साथ जो भी क्लास का नाम लिखेंगे वो खुद ब खुद उस नाम की डिव बना लेगा और साथ में उसको। अच्छा, मैं इससे भी एक और स्टेप आगे जाता हूँ। नॉर्मली आपने ये देखा होगा कि जैसे अभी अगर मैं बिल्कुल स्टार्ट में वापस चला जाऊँ, ये चीज़। तो अब जब हमारी डिव्स काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई लेकिन फिर भी कोई 5-10 10-12 तो हो ही चुकी हैं। फ्यूचर में जो होगा ये होगा कि जब हम वेब पेज बनाएँगे तो ऊपर से नीचे तक हमारे पास बहुत ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड होगा। बहुत ज़्यादा डिव्स ओपन हो रही होंगी, क्लोज़ हो रही होंगी, तो हमें पूरे पेज पे डिव ही डिव दिखेगा। अब ऐसे में ये बड़ा कॉमन है कि लोग भूल जाते हैं कि कौन-सी डिव कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है। मिसाल के तौर पे अभी तो मैंने अलाइनमेंट इतनी अच्छी की हुई है कि आप अगर किसी एक पे क्लिक करें, बल्कि देखिए अभी भी खराब हुई हुई है। अगर आप इस पे क्लिक करें तो ये लाइन बेसिकली रिप्रेजेंट करती है कि इसका क्लोजिंग टैग कहाँ पे है। जैसे मैंने बॉडी पे क्लिक किया तो बॉडी की लाइन ये बॉडी पे आके एंड हो रही है। लेकिन जब मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ तो देख रहे हैं दरमियान से लाइन ब्रेक हो रही है। उसकी वजह मेरी जो फॉर्मेटिंग है वो सही नहीं हुई हुई। तो ये कैसे मुमकिन है? एक तरीका तो ये है कि मैं मैनुअली इसको यहाँ से करके यूँ करूँ। ये फॉर्मेटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? कि जब बहुत ज़्यादा डिव्स हो जाएँगी, तो आपके लिए ये ट्रैक रखना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी डिव कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है। अब मिसाल के तौर पे आप पूरा पेज बना चुके हैं और आपको कस्टमर ने या जो वेबसाइट बनवा रहा है वो कह रहा है जी ये चीज़ यहाँ से चेंज कर दो। तो अब आपको वो जगह ढूँढनी है कि कौन सी डिव क्लोजिंग के बाद मुझे नई डिव इंट्रोड्यूस करवानी है या नया सेक्शन बनाना है। तो ऐसे केस में आपको ये ट्रैक रखना ज़रूरी है कि आप ओपनिंग डिव और क्लोजिंग डिव का टारगेट। उसके लिए एक हल तो ये है कि आप क्या कर लें, फॉर्मेटिंग इतनी अच्छी करें। अब देखें ये फॉर्मेट हो गया, लेकिन अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इसका क्लोजिंग डिव, इस पे क्लिक करता हूँ तो इसका क्लोजिंग डिव, इस पे क्लिक करता हूँ तो इसका, सारे हाइलाइट हो रहे हैं। लेकिन हम इस चीज़ से भी ज़्यादा एक और चीज़ पे भी अच्छी प्रैक्टिस है कि हम रिलाई करें, वो ये कि जब भी आप कोई डिव बनाएँ तो जहाँ पर वो डिव क्लोज़ हो रही है, यहाँ पे क्लोज़ हो रही है ना, इस क्लोजिंग डिव पे आप ये वाले सिंबल याद रखिएगा हमेशा। लेस देन, एक्सक्लेमेशन मार्क, 2 टाइम डैशेज़ और उसके बाद आप इस पे ये काम करके जो क्लास का नेम है वही लिख दें। अब ये जो ग्रीन कलर में शो हो रहा है ना, इनको हम कहते हैं कमेंट्स। एचटीएमएल की ज़ुबान में इन्हें क्या कहते हैं? कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब ये होता है कि
इनका आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आउटपुट पे आपको इनका कोई असर नहीं दिखेगा, लेकिन ये कोड की रीडेबिलिटी को आसान कर देते हैं कि फ्यूचर में आप खुद अपने प्रोजेक्ट पे या किसी और के बनाए हुए प्रोजेक्ट पे आपको काम करना पड़ जाए, तो आप तो सारा दिन बैठ के ढूंढते ही रहेंगे, यार इस डिव की क्लोजिंग किधर है, इसकी क्लोजिंग किधर है, इसकी क्लोजिंग किधर है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि बंदा गलती से किसी एक डिव को डिलीट करना होता है, दूसरी को कर देता है, तो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए आज के बाद आपकी अच्छी प्रैक्टिसेस में ये भी प्रैक्टिस भी शामिल होनी चाहिए कि जब भी आप कोई डिव बनाएं, आप उस डिव के बनाते वक्त फौरन ही उसके क्लोजिंग टैग पे क्या डाल दें, कमेंट्स डाल दें, ताकि उसके बीच में जितनी भी डिव्स आप डालें आपको ट्रैक पता लगता रहे, यार ये अब जैसे मैं लेट सपोज यहाँ पे अगर ये लाइन ठीक ना भी हो, तो फिर भी जब मैं इसको पढ़ूंगा तो मुझे पता लग रहा है कि यार ये जो डिव है, ये जो क्लोजिंग डिव है, ये इसका ओपनिंग कौन है, साइट रैपर, जो क्लास नेम दिया था वही कमेंट्स पे नाम दे। तो कमेंट्स का मतलब क्या होता है, रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्लियर होगी बात, इसे याद रखना। और इसी तरह अब जब मैं जितनी भी डिव्स क्रिएट करूंगा, मैं सबके साथ क्या डालूंगा, कमेंट्स डालूंगा। अब कहेंगे ये तो दिन ब दिन मुश्किल ही होता जा रहा है काम, तो मैं इसका भी आसान और शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि आपको खुद हाथ से लिखनी नहीं पड़ेगी, आपको तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं ये सारा कुछ मिटा के मैं दोबारा लिखता हूँ। अब मुझे सबसे पहले रैपर बनाना है, तो मैं साइट रैपर या डिव बना के क्लास नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं सिंपली क्या लिखूंगा, डॉट साइट डैश रैपर। अब मैं टैब प्रेस करूंगा तो ये पूरी डिव बना देगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ शिफ्ट दबा के ये पाइप सिंबल, इसको हम पाइप सिंबल कहते हैं। ये इंटर के बिल्कुल ऊपर जो लाइन होती है वर्टिकल, उसको हम क्या बोलते हैं, पाइप सिंबल, एक दफा। और यहाँ पे डालेंगे आप सी, सी फॉर कमेंट्स। अब आप टैब प्रेस करेंगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने खुद ही दे दिया, ठीक है। तो मैं इसको सेम लाइन पे ले आता हूँ, दिस इज। तो अब आप आपने सिर्फ क्या लिखा, डॉट के साथ क्लास का नेम लिखा, उसने उसको डिव भी खुद ही बना दिया और उसने उसका कमेंट भी खुद ही डाल दिया कि यार इस ओपनिंग डिव का जो क्लोजिंग डिव है वो ये। क्लियर बात। अब इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, इसी तरह मैं करूंगा हेडर टाइप सी, तो उसने उसका कमेंट भी खुद डाल दिया। मेरी आदत है कि मैं सेम लाइन में रखता हूँ, अगर आप इसी जिस तरह वो दे रहा है लाइन ब्रेक करके, आप उसे भी करें तो कोई मसला नहीं है। मैं नॉर्मली कंफ्यूज होता हूँ सेपरेट लाइन में कमेंट, मैं सेम लाइन में कमेंट देता हूँ, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे तो साथ ही पता लग जाएगा यार हेडर का क्लोजिंग ये पड़ा हुआ है। इसके बाद हमें क्या देना है, मेन कंटेंट, और इससे ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ट्रिक, इससे आपकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा रैपिड हो जाएगी, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। आपको बहुत ज्यादा अननेसेसरी चीजों के स्पेलिंग याद रखना और लिखना लिखाना, ये इन चीजों से आप बच जाएंगे, ठीक है। और आखिरी पार्ट कौन सा होता है जी हमारा, फुटर दिस और दिस। अब मुझे कमेंट भी मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस पे क्लिक करें या ना करें, वैसे ही देख के आपको अंदाजा हो जाएगा यार ये किसका क्लोजिंग है, साइट रैपर का, ये किसका क्लोजिंग है, फुटर का, ये किसका क्लोजिंग है, मेन कंटेंट का, और ये किसका क्लोजिंग है, हेडर का। स्ट्रक्चर बिल्कुल वही बना, मैंने क्या इंप्रूव किया, अप्रोच, स्ट्रेटेजी, ठीक तरीका। अब सवाल ये है कि एक और मसला है इसमें, अब सारी ही अप्रोचेस बता देते हैं ताकि आपको बाद में किसी चीज में ज्यादा तकल्लुफ या तरद्दुद ना हो। अब देखें, अभी भी हमारे पास कितनी डिव्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अभी कुछ बना ही नहीं तो 8 डिव्स हो गई हैं। बनाने का मतलब आउटपुट पे कुछ नजर ही नहीं आएगा तो 8 डिव्स होंगी। तो इमेजिन करें कि एक पूरे वेब पेज में कितनी डिव्स होंगी, डिव्स ही डिव्स, बेशुमार डिव्स। अच्छा कोई हर्ज नहीं है इसमें, जितनी मर्जी डिव हो, लेकिन कुछ लोग मजीद जो मतलब जाहिर है इनको बनाने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं यार ये तो मतलब पूरे पेज पे डिव ही डिव नजर आएगा, तो पता नहीं चलेगा आराम से या आसानी से कि कौन सी डिव का क्या पर्पज है। अभी तक क्या हमें ये पता लग रहा है कि कौन सी डिव का क्या पर्पज है? आंखें और दिमाग खोल के बैठे ना, क्या हमें पता लग रहा है कि कौन सी डिव का क्या पर्पज है? पता चल रहा है, बिल्कुल पता चल रहा है। वो किस नाम से, किस वजह से पता लग रहा है, क्लासेस के नेम से। समझ आई बात। यानी मैं अगर आपको ये बताऊं कि साइट रैपर क्यों बनाइए, तो इसका पर्पस नाम से जाहिर है। नाम का मतलब क्या है, रैप, इट वुड रैप द एंटायर साइट, इजंट इट। अब मैंने एक डिव और बनाई जिसका नाम क्या दिया क्लास का, हेडर। नाम से ही लग रहा है यार
वेबसाइट का जो हेडर सेक्शन है सारा का सारा वो इसके अंदर आएगा। तो इसका मतलब है कि अभी तक जो मैंने अप्रोच बताई उसमें बनिस्बत पहले के जिसमें क्लास नेम दिया ही नहीं जाता था, सिर्फ डिव होती तो कंफ्यूजन होती। तो मैंने क्लास नेम दिया ताकि रीडेबिलिटी आसान हो और अंडरस्टैंडेबिलिटी आसान हो कि हर एक को उसका एक नाम दिया गया और हर एक डिव को देखकर पता लग रहा है कि उसका मकसद क्या है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा यार ये बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम क्लास नहीं देते, तो क्लास की गैर मौजूदगी में भी हमें टैग के नेम से पता लग जाना चाहिए कि इसका क्या पर्पज़ है। मिसाल के तौर पे जब HTML4 था ना, आजकल बाय द वे चल रहा है HTML5। क्या चल रहा है? HTML वर्ज़न 5। जिस तरह बाकी लैंग्वेजेज़ के वर्ज़न्स होते हैं, पहले आया, फिर दूसरा वर्ज़न आया, फिर मज़ीद इम्प्रूवमेंट होके तीसरा वर्ज़न आया। तो आजकल चल रहा है HTML5 और HTML5 क्या होता है, लेट मी टॉक। अब लोगों ने कहा जी ठीक है, हेडर डज़ मेक सेंस, यानी क्लास का नाम अगर हेडर दे दें, तो ये बिल्कुल ठीक मानी कन्वे कर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा क्या ही अच्छा हो जब हेडर बनाने के लिए डिव के बजाय टैग का नाम ही हेडर रख दें, ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा ना। और फुटर बनाना हो तो फुटर बनाने के लिए टैग का नाम ही क्या कर दें, और जब मेन कंटेंट बनाना हो तो टैग का नाम ही क्या कर दें, मेन कंटेंट डाल दें। तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। HTML5 ने ये किया कि उन्होंने टैग के नेम्स ही ऐसे रख दिए जो कि मीनिंगफुल हैं, जो टैग के नेम्स को देखकर पढ़ के समझ आ जाती है ये टैग किस पर्पस के लिए है। तो ऐसे टैग्स को हम कहते हैं सिमेंटिक टैग्स। क्या कहते हैं? वो क्या होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट। अब मैंने इस डिव को यहां से हेडर, तो हेडर का ओपनिंग टैग और हेडर का क्लोजिंग टैग, अब क्लास का नाम हेडर ही रहे, कोई मसला नहीं उसमें। लेकिन अब टैग का नाम भी हमने क्या दे दिया, मीनिंगफुल दे दिया, जिसके नाम को पढ़ के पता लग रहा है कि इस टैग का पर्पस ये है, सिमेंटिक HTML। इन टैग्स को हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक टैग्स। और जहां HTML या वेब पेज बनाने के लिए हम सिमेंटिक टैग्स इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक HTML। लफ्ज सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंगफुल। तो नाम से नहीं पता लग रहा क्या मतलब है इसका, बात समझ आ गई है? इसी तरह अच्छा, ये कोई बहुत ज्यादा टैग नहीं, ये लिमिटेड है। मैं जिसे पहले बोला था कि बजाय बार बार जगह जगह डिव 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 करने के हमने कुछ सिमेंटिक टैग्स हमें मिल गए। तो यहाँ पे मैं इसको क्या कहूंगा जी, मेन। वैसे मेन कंटेंट होता, लेकिन टैग का नाम सिर्फ क्या रखा हुआ है उन्होंने, मेन रखा हुआ। क्योंकि ये टैग्स पहले से प्री डिफाइंड है, तो जिसने डिफाइन किए हैं जाहिर है हमें उसकी उस कन्वेंशन पे ही चलना है। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं, खुद से कोई टैग नहीं बनाते। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये टैग्स पहले से प्री डिफाइंड है। यानी आपके ज़हन में अगर कोई और टैग का नाम आता है तो ऐसा नहीं है कि आप वो नाम लिखेंगे तो वो टैग बन जाएगा। नो, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक? यानी ये तो वो चीज़ें जो कॉमन है, हर पेज पे होंगी ही होंगी। मेन हर पेज पे होगा, हेडर हर पेज पे होगा, फुटर हर पेज पे होगा। तो अभी तक कितने टैग्स बताए हैं? 3। हेडर, फुटर, मेन और डिव तो पहले ही बता दिए। तो ये, तो इसका मतलब अब फुटर की जगह क्या होना चाहिए? अब आप नोट कर रहे हैं कि मैं ओपनिंग टैग को चेंज कर रहा हूँ, क्लोजिंग टैग खुद ब खुद चेंज हो रहा है। ये आपके केस में नहीं होगा शायद। आपको दोनों चेंज करने पड़ेंगे। मेरे पास एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है ऑटो क्लोज टैग। अगर आपको ये फीचर चाहिए तो आप इस एक्सटेंशन के पैनल में जाके, ये तो इंस्टॉल्ड है ना, आप यहाँ से सर्च करेंगे ऑटो क्लोज टैग। उससे ये होगा कि जब आपकी कभी गलती हो जाए तो आप एक टैग को ठीक करेंगे तो उससे मिलता है दूसरा टैग, क्लोजिंग टैग खुद ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये है जो मेरे केस में इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ इसका इंस्टॉल का बटन नहीं आ रहा, लेकिन ये है ऑटो रीनेम टैग। ठीक हो गया जी? तो यहाँ तक समझ आ गई सबको कि आज के बाद हम सिमेंटिक HTML। अच्छा, अब आप कहेंगे जी साइट रैपर के लिए भी कोई फिर होना चाहिए। तो साइट रैपर के लिए कोई सिमेंटिक टैग नहीं है, तो इसलिए हम उसको क्या रखेंगे, डिव ही रखेंगे। तो आपने ऐसा नहीं सोचना कि हमने जबरदस्ती हर एक काम के लिए सिमेंटिक टैग ढूंढना ही ढूंढना है। ज़ाहिर है हम लिमिटेड हैं, जितने हमें अवेल प्रोवाइड कर दिए गए हम उतने ही यूज कर सकते हैं, महसूस हो सकते हैं। तो ये कुछ सिमेंटिक टैग्स हैं। इनके अलावा कुछ और भी हैं जो हम गाहे बगाहे साथ साथ पढ़ेंगे। लेकिन आज के बाद आपने जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड करना है वो कैसे करना है, सिमेंटिक टैग्स। साइट रैपर जो डिव होगी उसको क्लास देंगे, कमेंट्स प्रॉपर देंगे हर एक डिव को, और उसके अंदर जितने भी टैग्स होंगे मैक्सिमम एटलीस्ट जितने आपको सिमेंटिक आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सेक्शन बनाना है और आपको उसके लिए सिमेंटिक टैग का नहीं पता, कोई मसला नहीं, डिव बना दे, क्लास नेम मीनिंगफुल रखें,
लेकिन अच्छी अप्रोच ये है कि आप हमेशा क्या इस्तेमाल करें, सिमेंटिक टैग्स। यहाँ तक बात क्लियर होगी है सबको? कोई इशू, कोई मसला परेशानी तो नहीं है? तो चलते हैं हम अपना आज का पहला कंप्लीट वेब डिजाइन स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो बहुत सिंपल है, लेकिन अभी तक हमने जितना काम कवर किया है ना वो सारा उसमें कवर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो इसलिए मैं नॉर्मली हर बैच को पहली वेबसाइट ये बनाता हूँ जो बहुत सिंपल है और उसमें लर्निंग के लिए बहुत कुछ है। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है microsoft.com। ये मैंने इसको, चूंकि मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन थोड़ी सी कम है, तो मैंने इसको यहाँ से साइज इसका रिड्यूस कर लिया। ठीक है, मैंने 80% पे इसको रखा है या 90% पे इसको रखा है। क्लियर? 100% पे इसलिए कि मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन कम है, तो 100% पे ये कार्ड्स बड़े बड़े दिख रहे हैं और ये आई मीन इट डजंट लुक गुड। आपका सिस्टम अगर थोड़ा सा अच्छी रेजोल्यूशन वाला है तो आपके सिस्टम में ये डिजाइन ऐसे दिखेगा। टॉप बार को मैं खत्म कर देता हूँ, इसकी वी डोंट नीड। अब हम ये वाला डिजाइन बनाएंगे। तो नॉर्मली जब भी आप कोई डिजाइन बनाएं या कोई लेआउट बनाएं, अभी मैं आपको ना बेसिकली लेआउट की प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, और लेआउट की प्रैक्टिस में ये एक नया लेआउट, लेकिन इस लेआउट में और जो पहले हम लेआउट कर चुके हैं उसमें क्या फर्क था? उसमें सिर्फ डब्बे ही थे, अंदर कोई कंटेंट नहीं था। अब इसमें बॉक्सेस तो हैं ही हैं, लेकिन साथ में हेडिंग्स, पैराग्राफ्स और बटन्स और बड़ा नाइसली ये इमेजेस और सारा कुछ कंप्लीट एक वेबसाइट है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। हमें गालिबन 2 दिन लगेंगे, एक आज का और एक कल का, इसको कंप्लीट करेंगे। और कॉन्सेप्ट्स सिर्फ वही इस्तेमाल होंगे जो अभी तक पढ़ा चुका हूँ। हाँ, कोई एक दो सीएसएस की प्रॉपर्टीज ऊपर नीचे और बतानी पड़ गई तो वो बताऊंगा, वरना ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं बताऊंगा। कम से कम प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके हम इसको बनाएंगे। एक आध मुझे लगता है अभी याद है, ये पैडिंग की प्रॉपर्टी आपको नहीं पढ़ाई, तो पैडिंग की जरूरत पड़ेगी। बाकी देखते हैं, जो साथ साथ जरूरत पड़ी हम देख लेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, किसी भी यानी जब भी आप कहीं जॉब भी करेंगे ना, तो आपसे जो वेबसाइट बनवाएगा वो डिजाइन आपको देगा एक इमेज की फॉर्म में, या कोई और वेबसाइट का सैंपल बताएगा यार इस जैसी वेबसाइट बनानी है आपने, या कोई इमेज देगा कहेगा यार बिल्कुल ये जैसे इमेज दिख रहा है वैसी ही वेबसाइट बनानी है। इसका मतलब पहला फेज तो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया कि मैंने आपको ये बता दिया कि आपने कौन सी वेबसाइट बनानी है, microsoft.com। जब आपको डिजाइन मिल गया, सबसे पहले आपने प्लानिंग करनी है। व्हाट यू हैव टू डू। तो प्लानिंग में अगर मुझसे पूछें तो क्या प्लानिंग है जी, सबसे पहले तो आप नॉर्मली अगर इसको ड्रॉ करें, स्क्रीन पे जितना हिस्सा नजर आ रहा है तो उस पे आप ये देखें कि सबसे पहले आपके पास हेडर के अंदर ये आपकी नेविगेशन बार है। अच्छा, नेविगेशन किसको बोलते हैं? ये अंदाजा आप अगर गेम्स खेलते हैं तो आपको अंदाजा होगा, ये जो 4 कीज है ना, फॉरवर्ड, बैकवर्ड या अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, इनको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? नेविगेशन कीज। इससे क्या होता है, जब आपको गेम शेम खेलते हैं तो आप अपनी गेम की स्क्रीन के डिफरेंट हिस्सों में इन्हीं कीज की मदद से मूव अराउंड करते हैं। तो ये जो मूव अराउंड होना है स्क्रीन पे, इसको हम क्या कहते हैं? आप क्या कर रहे हैं? नेविगेट कर रहे हैं। तो ये स्क्रीन पे मूव करने को प्रॉपरली क्या कहते हैं? नेविगेशन कहते हैं। इसीलिए इन कीज का नाम भी क्या है? नेविगेशन कीज है। ठीक है। सो सबसे पहली बात, ये जो टॉप पे आपको जितने बटन्स दिख रहे हैं ये किस काम के लिए हैं? ये जो बटन्स नहीं है, सॉरी, ये लिंक्स हैं। ये लिंक किस काम के लिए होते हैं? मैंने कहा जी कि एक वेबसाइट जो होती है उसमें मुख्तलिफ पेजेस होते हैं, और पेजेस एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? लिंक होते हैं। अब ये जो लिंक है ना माइक्रोसॉफ्ट 365, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप किसी दूसरे पेज पे मूव कर जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो किसी और पेज पे मूव, यानी जिस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप किसी ना किसी नए पेज पे मूव कर जाएंगे। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? नेविगेशन लिंक्स। क्या कहते हैं? क्यों? इन लिंक्स को इस्तेमाल करके हम एक वेबसाइट के मुख्तलिफ हिस्सों में मूव अराउंड कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नेविगेशन लिंक्स। अच्छा, जिस सेक्शन के ऊपर, जिस बार के ऊपर ये लिंक्स मौजूद हैं उसे हम क्या कहेंगे? नेविगेशन बार। बार का मतलब एक पट्टी, स्ट्रिप, नथिंग एल्स। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वेबसाइट का टॉप सेक्शन है इसको हमें क्या नाम देना चाहिए? नेविगेशन बार। दैट्स इट। अच्छा, अब आपके ज़हन में नॉर्मली जब भी आपको नई चीज़ पढ़े ना तो पहले आप ये सोचें कि यार क्या नेविगेशन बार के लिए भी कोई सिमेंटिक टैग होगा? बार कुछ नहीं है ना, बार तो एक स्पेस है ना, और स्पेस पेज का एक डिवीजन है, और पेज का डिवीजन हम डिव से बना सकते हैं। ग्रेट। तो इसका मतलब ये है कि नेविगेशन के लिए हम डिव इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम चूंकि सिमेंटिक की बात कर रहे हैं तो फिर जैसे बच्चे ने सजेस्ट किया कि नेविगेशन के लिए एक टैग होता है NAV,
नेव, यानी पूरी नेविगेशन को उन्होंने शॉर्ट करके क्या कर दिया, नेव। तो लेट्स, अब सबसे पहले तो ये मैंने ये करना है। अच्छा, उसके बाद चलें जरा सबसे साथ साथ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने जाना है ये किस सेक्शन में होती है, नॉर्मली नेविगेशन बार हेडर सेक्शन के अंदर होती है। ठीक, ये फर्स्ट वेबसाइट जो बना रहे हैं इसमें सारे स्टैंडर्ड्स को आप जान लें। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और मुझे बच्चे ने बता दिया कि नेव नाम का टैग है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर मैं यहाँ लिखूँ ना नेव, तो ये उसकी डिव बनाएगा। इसका मतलब ये है कि डॉट लिख के जो शॉर्टकट तरीका है वो सिर्फ क्या बनाएगा, डिव बनाएगा। कोई सिमेंटिक टैग के लिए वो फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, एन ई वी पाइप सी। ठीक, अब इसने वो पाइप सी वाला कमेंट वाला काम भी नहीं किया, बिकॉज वो इसका मतलब है वो भी किससे एसोसिएटेड था, डिव से एसोसिएटेड था। बहरहाल डजंट मैटर एट ऑल। तो हमने क्या बना लिया, नेव बना लिया। अब जब नेव बना लिया तो इसने कमेंट्स तो दिए नहीं, तो हम भाई देसी तरीके से अपने खुद कमेंट्स बना लेते हैं, और हम इसे क्या कहेंगे जी, नेव। अच्छा, आपके आपकी वेबसाइट पे, अब इसने क्लास भी खुद नहीं दी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्लास भी खुद दे सकता हूँ। आपकी वेबसाइट में एक से ज्यादा नेविगेशन हो सकती हैं। भाई नेविगेशन का मतलब क्या है, एक साइट यानी जहां लिंक्स 2 3 4 5 6 लिंक्स इकट्ठे होंगे, हम उसे नॉर्मली क्या कहेंगे, नेविगेशन, क्योंकि वो आपको एक वेबसाइट के हिस्से से दूसरे वेबसाइट के हिस्से पे मूव कराती है। यस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। ये नेविगेशन एंड गुड पॉइंट एज वेल। ये नेविगेशन आपकी टॉप पे भी हो सकती है, हेडर में। ये नेविगेशन आपकी फुटर में बॉटम पे भी हो सकती है। ये नेविगेशन आपकी साइड पे कहीं साइड बार या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे भी हो सकती है। लेट मी शो यू। गुड पॉइंट बेटा, कि अगर आप लेट सपोज यहाँ पे दराज में जाए ना, या किसी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाए, तो ये अब ये देखें, ये क्या है बेसिकली, ये भी साइड बार है, और साइड बार के अंदर क्या है, नेविगेशन ही है। ठीक है, वी हैव मल्टीपल लिंक्स थ्रू विच वी कैन एक्चुअली नेविगेट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ। ये टॉप पे क्या है, ये भी आप नेव बार या नेविगेशन कह सकते हैं। फिर आप बिल्कुल ऑल द वे नीचे आ जाएं, तो बॉटम पे ये क्या है बेसिकली, ये भी तो नेविगेशन ही है एक किस्म की। तो इसका मतलब ये कि एक वेबसाइट पे एक से ज्यादा जगहों पे नेविगेशन बार हो सकती है, और वो मुख्तलिफ स्टाइल्स में हो सकती है। ठीक, कहीं वो हॉरिजॉन्टली होगी, कहीं वो वर्टिकली होगी, कहीं पेज के लेफ्ट साइड पे होगी, कहीं राइट साइड पे होगी, कहीं बॉटम पे होगी, कहीं टॉप पे होगी, और कहीं चारों जगहों पे होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम नेव बना रहे हैं तो क्लास नेम हम कैसा देंगे, जो दिखने में मीनिंगफुल रहे। अब अगर मैं क्लास नेम नेव दूंगा, भाई कौन सी नेव, अगर एक वेबसाइट पे 4 नेव्स हैं तो क्या पता लगेगा ये कौन सी नेव है। तो मैं इनको नाम खुद से अच्छे से दे दूंगा, मेन या प्राइमरी नेविगेशन, यानी सबसे मेन नेविगेशन। ठीक है, मैंने इसका नाम क्या दिया, प्राइमरी नेव। तो साथ में जहां कमेंट दे रहे हैं आप, उसको भी अपडेट कर दें। अब आपको ये पता लगा कि ये प्राइमरी नेव स्टार्ट हो रही है और ये एंड हो रही है। ठीक, अच्छा, नेविगेशन जहां भी होगी नॉर्मली उसके अंदर लिंक्स होंगे। ऐसा कम ही होता है कि नेविगेशन में एक लिंक हो, 2 3 4 5 कॉमन है, यानी एक से ज्यादा होते हैं कम से कम। तो हमने ये भी कहा है कि चूंकि हमने उस नेविगेशन के साथ प्ले अराउंड करना है, तो हम नेविगेशन के जितने लिंक्स होंगे उन सबको किस में रखेंगे, एक रैपर में रखेंगे। ठीक, तो वैसे तो आप डिव और उसके अंदर फिर मजीद मल्टीपल डिव्स बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं कि नेविगेशन किस में होनी चाहिए, यूएल और एलआई में होनी चाहिए। क्यों, यूएल और एलआई का बिल्ट इन पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड है। अगर हम डिव बनाएंगे तो फिर एक डिव को कहेंगे जी पेरेंट डिव, फिर एलआई को चाइल्ड डिव, दूसरा एलआई, तीसरा एलआई, सॉरी डिव के अंदर फिर मजीद मल्टीपल डिव्स बनानी पड़ेंगी। तो यूएल एलआई नेविगेशन के नॉर्मली कौन क्या चीज इस्तेमाल होती है, यूएल एलआई ही इस्तेमाल होती है। तो यूएल के अंदर मैं समझता हूं जी कि मेरे पास 1 2 3 4 5 5 लेफ्ट साइड में, और 1 2 3 4 4 राइट साइड में। तो इसका मतलब ये है कि ये यूएल और ये यूएल, राइट साइड वाली यूएल अलग है, लेफ्ट साइड वाली यूएल अलग है। मेक सेंस। वैसे आप ऑर्डर्ड भी ले सकते हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अनऑर्डर्ड लें। आप यूएलएलआई ले ही ना, आप एक डिव बनाएं और उसके अंदर 4 उसके चिल्ड्रन बना लें, फिर भी हो सकता है। ठीक, बट प्रेफरेबली आई लाइक टू बी, आई लाइक टू मेक इट अ यूएल
एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो नेविगेशन जहां भी बनेगी यही तरीका अडॉप्ट कीजिएगा जो मैं बताने लगा हूं। ये अच्छा प्रोफेशनल तरीका है, मतलब आजमूदा नुस्खा है जिसे कह लें। ठीक, सुनाओ मुझे पहले मैं किसको फोकस करूंगा, लेफ्ट साइड, या दोनों बना लेते हैं, लेकिन फॉर नाउ 1 2 3 4 5 मुझे 5 एलआई चाहिए। यूएल बन गया, एलआई। अच्छा एक और बात नोट करें, हर एक क्लिकेबल है, और नेविगेशन का मतलब ये है कि भाई किसी दूसरे पेज पे मूव करो तो क्लिकेबल ही होना है ना। तो इसका मतलब ये है कि मुझे 5 एलआई चाहिए और हर एलआई के अंदर एक एंकर चाहिए। अब मैंने शॉर्टकट इस्तेमाल किया, बेशक हाथ से मैनुअली लिख लें, ठीक है। ये शॉर्टकट मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा साथ साथ क्या होता है। मैंने किया कि सिंपल एक यूएल बनाया, उसके अंदर एलआई और एलआई के अंदर एंकर टैग, और इसी को बार बार कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक, अब जो सबसे पहला है उस पे हमने तस्वीर लगानी है, ये वाला लोगो। तो लोगो अभी हमारे पास है नहीं, तो मैंने सिंपली क्या लिख दिया, लोगो। जब लोगो में कॉपी करूंगा तो फिर मैं लोगो लगा दूंगा तस्वीर। दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट 365, लेट मी राइट इट कंप्लीटली। अच्छा, ये लोगो कहाँ होना चाहिए, इनसाइड एंकर टैग होना चाहिए, तभी ये लिंक बनेगा, ठीक है। एंकर से बाहर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ एंकर में क्या कहूंगा जी, माइक्रोसॉफ्ट 365। यहाँ पे क्या करूंगा जी, ऑफिस और फिर विंडो। यहाँ पे क्या करूंगा जी, और आखिर में है जी सपोर्ट। आप एक एबनॉर्मल बिहेवियर तो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। ऐसा क्यों है कि पहले एलआई के बाद इतनी सारी स्पेस बाकी है, तो अगला वाला यानी ये माइक्रोसॉफ्ट 365 इसके सामने नहीं आया, इतनी सारी स्पेस पड़ी हुई। रीजन क्या है इसकी, डिस्प्ले ब्लॉक है। ये याद रखिएगा कि जब भी कोई एक आइटम दूसरे आइटम के सामने ना मौजूद हो या ना आए स्पेस होने के बावजूद, तो अंडरस्टैंड कर लें वो क्या है, उसका डिफॉल्ट बिहेवियर डिस्प्ले ब्लॉक हुआ हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो यूएल है वो भी डिस्प्ले ब्लॉक है, और यूएलआई के अंदर, यूएल के अंदर हर एलआई भी डिस्प्ले ब्लॉक है। यानी 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 एलआईज क्या हैं, ब्लॉक हैं। इनके एक दूसरे के आमने सामने लाने के लिए क्या करना चाहिए, अच्छा इनलाइन करना चाहिए। इनलाइन नहीं करना, फ्लेक्स करना है। किसको फ्लेक्स करना है, पेरेंट कौन है, वेरी गुड। फ्लेक्स हमेशा किसको किया जाता है, पेरेंट को। अब चूंकि हमें एलआईज आमने सामने चाहिए, तो हमने एलआईज को नहीं छेड़ना, बल्कि इनके पेरेंट को जाके डिस्प्ले क्या दे देना है, फ्लेक्स दे देना। बात समझ आ गई है। अब जरा यहाँ पे मैं एक दो ट्विस्ट क्रिएट करूंगा। मैं ये यूएल, सॉरी एलआई और एलआई का पेरेंट यूएल है, तो मैं यहाँ पे जाके स्ट्रेट अवे क्या करूंगा, यहाँ पे जाके मैं यूएल लिखूंगा और इसको दे दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, सिंपल। अभी अगली बात नहीं, मैं जरा यहाँ पे रोक के कुछ और करूंगा। क्या ये तरीका मैंने ठीक किया, मैंने टैग नेम को टारगेट किया और उसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, क्या ये तरीका ठीक है, क्यों, यस वेरी गुड। मैंने यूएल टैग का नाम लिखा है, अब मैं बाकी जितनी यूएल्स दूंगा उन सारों पे ये अप्लाई कर देगा। हालांकि ये तो नहीं चाहिए ना मुझे, मैं तो चाहता हूँ सिर्फ एक को अप्लाई करे। यस, और क्या हल है इसके अलावा, एक तो हल है क्लास देंगे। अब क्लास का हल पुराना हो गया ना, मतलब हल जरूर है, वैलिड है आंसर आपका, बिल्कुल ठीक। नहीं मार्जिन को छोड़े ना, अभी मैं जो, ये तो अगला ब्लेंडर है ना कि हम इसको इंप्रूव कैसे करेंगे, गिचमिच हो गया, आपस में मिक्स हो गया, यही कह रहे हैं ना। अभी इसकी बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं अपनी इधर गलती की बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा क्लास दूंगा, बिल्कुल ठीक है, अभी तक जो बताया मैंने क्लास ही दूंगा। आज एक और तरीका बताने लगा हूं, मैं टैग नेम से भी टारगेट नहीं करूंगा और मैं इसको क्लास भी नहीं दूंगा। मुझे ये बताएं कि यूएल का पेरेंट कौन है, प्राइमरी नेव। तो आज के बाद याद रखिएगा कि अगर मैं यूएल के पेरेंट को इसके पीछे लिख दूं, यानी मैं ये कहूं कि जी एक क्लास है प्राइमरी नेव, स्पेस करके यूएल डाल दूं या स्पेस करके कुछ भी डाल दूं, तो सीएसएस में जहां स्पेस पड़ा होगा इसका मतलब क्या होगा, चाइल्ड।
यानी प्राइमरी नेव का जो चाइल्ड है यूएल, उस पे ये स्टाइल अप्लाई कर दो। तो अब इसके अलावा जहां भी जो यूएल होगा ये उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये इसको अपने वालिद से पहचानेगा कि जी सिर्फ उसी यूएल को टारगेट करो जो प्राइमरी नेव के अंदर है। इस स्पेस का मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, सीएसएस में। नहीं, डॉट तो नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि यूएल तो स्टिल टैग का नाम है, यूएल को कोई क्लास तो नहीं दी हुई ना, प्राइमरी नेव को क्लास दी हुई है। तो प्राइमरी नेव को डॉट दिया हुआ है क्योंकि वो क्लास थी, लेकिन यूएल को टैग नहीं में रखा है वो क्लास। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो यूएल जिसका पेरेंट प्राइमरी नेव है, सिर्फ उसी को डिस्प्ले फ्लेक्स करो। यहां तक बात समझ आ गई है? अब जरा अगली बात जो आप कह रहे हैं जी, आप ये कह रहे हैं जी कि ये, अच्छा पहली बात तो ये है कि जरा मैं थोड़ी देर के लिए इसको कंट्रोल, अच्छा यहां कमेंट करने के लिए जैसे HTML में कमेंट्स है ना, यहां जितनी लाइनों को कमेंट करना हो सेलेक्ट करके कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, यहां कमेंट्स का ये तरीका है, स्टार्ट विद स्लैश एंड स्टैटिक एंड एंड विद स्टैटिक स्लैश। तो अब ये स्टाइल अप्लाई नहीं होगा, वापस आ जाएगा, क्योंकि मैंने कमेंट कर दिया और कमेंट का मतलब जस्ट इग्नोर। अब एक और चीज यहां बताना मकसूद है, मुझे ये बताएं, ये तो वैसे आपका सवाल होना चाहिए था कि हमने लेफ्ट साइड पे कोई स्पेस दी है इसको, इसने क्यों उठाई है? वेरी गुड, ब्राउजर प्रीसेट। अच्छा मैंने टॉप पे भी कोई स्पेस नहीं दी तो इसने क्यों उठाई है? ब्राउजर प्रीसेट, वेरी गुड। अच्छा ये कौन सा ब्राउजर प्रीसेट अप्लाई हुआ है? ब्राउजर ने कौन सा प्रीसेट अप्लाई किया है? कैन यू आंसर? कौन की पता? इंस्पेक्ट से चेक करेंगे, मतलब तुक्का नहीं लगाना भाई, आपने भले ठीक हो आंसर लेकिन तुक्का नहीं लगाना, आपने रीजन बतानी है कि आपको कैसे पता लगा कौन सा प्रीसेट है मार्जिनल। वैसे आप आधे झूठे हैं आधे सच्चे हैं, जरा लेट्स सी। इसलिए पूरी तफ्तीश करने से पहले जवाब, तो आपका जवाब इन जैसा होना चाहिए जी, इंस्पेक्ट करें जरा देखें, ठीक है? सो नाउ मैं ये चाहता हूं ना आपको कि हम कोई चीज रटते नहीं, हमें हर चीज का क्लियर बताओ। लेट्स सी नाउ, मैं इंस्पेक्ट करूंगा और इंस्पेक्ट करने के बाद मैं किसको सिलेक्ट करूंगा जिसका मैं प्रीसेट चेक करना चाहता हूं। किसका प्रीसेट चेक करना चाहता हूं? यूएल का। लो हुण दसो मार्जिन का कलर क्या होता है वैसे? ऑरेंज। तो टॉप और बॉटम तो मार्जिन ही है, यहां तक आप आधे सच्चे थे। लेफ्ट साइड पे ये ग्रीन कलर है, ये तो पहली दफा देखा है आपने। लेफ्ट साइड पे ये नजर आ रहा है ना ग्रीन कलर। अच्छा इसको जांचने के लिए कि ये ग्रीन कलर क्या है, यहां आ जाए। ये था मार्जिन, ये तो पता लग गया, टॉप से भी 16 है और बॉटम से भी 16 है। अंदर आए तो ग्रीन कलर ये पड़ा हुआ है, ये क्या है? पैडिंग है। तो इसका मतलब है कि ये एक और एक्सेप्शन, यानी हमने इंस्पेक्ट किया तो हमें एक और चीज पता चली, पैडिंग, और वो पैडिंग है क्या, पहले जरा उसको देख लें। अभी रीजन बताइए ना, अभी रीजन बताइए ना, ये पैडिंग होती क्या, पहले जरा इसको एक्सप्लोर करते हैं फिर हम पैडिंग खत्म करेंगे, ठीक है? नाउ लेट्स सी। तो जरा पहले पैडिंग को समझते हैं और पैडिंग को जरा अलग से एग्जांपल में समझते हैं। मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाने लगा हूँ छोटा सा, सेपरेटली सिर्फ पैडिंग को समझाने के लिए, ठीक है? उसको मैं क्लास दे रहा हूँ जी सिर्फ बॉक्स, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ लेट्स सी, अब ये बॉक्स है और मैं इस बॉक्स को कुछ स्टाइल्स देने लगा हूँ। ऑब्वियसली मैं इसको विड्थ दूंगा, दैट इज गोइंग टू बी 200 दे दें, कुछ भी दे दें, और मैं इसको कुछ बैकग्राउंड कलर भी दूंगा ताकि ये मुझे विजिबल भी हो, ठीक है? तो ये मेरा बॉक्स बन गया, और मैं कलर भी दे दूंगा ताकि इसका जो फॉन्ट कलर है दैट्स गोइंग टू बी लाइक, ताकि ये जरा सही से नजर आ जाए।
अब सिर्फ इस नीले बॉक्स पे गौर करना है, बाकी ऊपर वाली चीज पे गौर नहीं करना, क्योंकि पैडिंग में किस में समझाऊंगा, बॉक्स में समझाऊंगा। कोई चीज बुरी लग रही है आपको नीले बॉक्स में? क्या? यस, टेक्स्ट बिल्कुल एजेस के साथ जुड़ा हुआ है। आप कॉपी पे होमवर्क करें तो साइडों पे हाशिए लगाते हैं ना, बचपन की यादें ताजा करें अगर तो। वो हाशिया किस लिए लगाते हैं कि जो भी हमारा होमवर्क या टेक्स्ट है वो बिल्कुल एजेस के साथ जाके ना हिट हो, उससे रीडेबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और बुरा भी लगता है, भद्दा भी लगता है। अब यहाँ क्या हो रहा है, जितना भी टेक्स्ट है वो चारों साइडों पे एजेस, एटलीस्ट 3 साइडों तो पे नजर आ रहा है, चौथी साइड पे नहीं नजर आ रहा, लेकिन समटाइम ऐसा था कि चौथी साइड से भी बिल्कुल एजेस के साथ टकरा रहा होता है। अब जरा दो चीजों में फर्क देखिएगा, जब हम स्पेसिंग देते हैं ना, गैप्स देते हैं दो चीजों के दरमियान, तो अभी तक हमने एक स्पेसिंग की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन सी? मार्जिन। मार्जिन क्या करता है, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से क्या कर देता है, डिस्टेंस, फासला क्रिएट कर देता है। पैडिंग भी ये काम करता है, लेकिन पैडिंग एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक का फासला इंक्रीज नहीं करता, बल्कि लेट्स सी क्या करता है। मैं बॉक्स को ही यहां पे देता हूं पैडिंग, और मैं देता हूं जी इसको 50 पिक्सल। जरा आपने मुझे बताना है क्या हुआ है। नहीं समझ आई ना? चारों तरफ से स्पेसिंग बढ़ गई, लेकिन अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चारों साइड में जो स्पेसिंग बढ़ी है वो इनसाइड बढ़ी है, आउटसाइड नहीं बढ़ी, यानी इसने किसी दूसरे एलिमेंट को पुश नहीं किया। मतलब अगर होता तो शायद वो पुश कर भी देता, लेकिन उसका भी एक हल है, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ इतनी बात पे फोकस करें कि पैडिंग क्या है, इनर डिस्टेंस है। अच्छा, ये भी नहीं समझ आएगी, जरा अभी मैं एक और इसको जरा मजीद खोलता हूँ, अभी मैं जरा इसको मजीद खोलता हूँ। अगर मैं इसको साथ ही दे दूं मार्जिन भी, अब जरा गौर से देखिएगा। अब मार्जिन ने क्या किया, इस नीले बॉक्स को चारों साइडों से अपने इर्द गिर्द फासला दे दिया। तो अब आपको एक चीज मैंने बतानी है, वो ये है, मार्जिन इज द डिस्टेंस आउटसाइड द एलिमेंट, यानी मैंने मार्जिन और पैडिंग किसको दिया, बॉक्स को दिया। मार्जिन कहां अप्लाई हुआ, बाहर वाली साइड पे। पैडिंग कहां पे अप्लाई हुई, इन साइड पे। ये फर्क है। और सिर्फ पैडिंग दूंगा तो कौन सी पैडिंग बढ़ेगी, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, चारों। और सिर्फ मार्जिन दूंगा तो कहां अप्लाई होगा, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, चारों। और अगर पैडिंग टॉप दूंगा तो सिर्फ कहां अप्लाई होगी, टॉप पे, बॉटम। पैडिंग बॉक्स के इनसाइड, मार्जिन बॉक्स के आउटसाइड। मार्जिन ना, लेकिन पैडिंग तो नहीं यूज किया ना। अब पैडिंग भी देख लीजिएगा। और अभी एक और चीज रहती है आखिरी, अगर मैं किसी भी बॉक्स को ना बॉर्डर भी दे सकता हूं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ये 2 पिक्सल क्या है, सॉलिड क्या है, रेड क्या है, ये बताता हूँ जरा। मेरे 2 पिक्सल कम नजर आ रहा है, मैं इसको ज्यादा कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 8 पिक्सल कर देता हूँ। अब जरा देखिएगा, सबसे अंदर कंटेंट है, कंटेंट का मतलब पैराग्राफ। पैराग्राफ से बाहर क्या है, पैडिंग है, वेरी गुड। पैडिंग से बाहर क्या है, बॉर्डर। और बॉर्डर से बाहर क्या है, इसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल। अब जरा इसको मजीद खोलता हूं। अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएं तो जरा देखिएगा, ये बॉक्स नजर आ रहा है आपको, इसके सबसे बाहर क्या है। अच्छा, अभी ये मार्जिन यहाँ पे शो कर रहा है, ये एक और ना वो है फ्लॉ है कि यहाँ पे जो सेलेक्ट किया हुआ है मैंने, वो क्या किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप जिस एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे ये उसी की प्रॉपर्टीज बताएगा। मैं प्रॉपर्टीज सारी मैंने किस पे अप्लाई की है, बॉक्स की क्लास पे, ये देख लें। तो मुझे चेक भी क्या करना है, बॉक्स ही करना है। जरा अब देखिएगा, यहां से सेलेक्ट मैंने बॉक्स किया, तो अब देखें सबसे अंदर क्या है, ये कंटेंट, वट एवर द कंटेंट इज, पैराग्राफ है इस केस में। तो पैराग्राफ किससे हाईलाइट हो रहा है, ब्लू कलर से, यानी ब्लू कलर किसके लिए होता है, कंटेंट के लिए। उससे बाहर जाएं तो पैडिंग कौन से कलर से हाईलाइट हो रही है, ग्रीन।
उससे बाहर जाएं, उससे बाहर जाएं। पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, 3, ये 3 प्रॉपर्टीज HTML के हर एलिमेंट के साथ लग सकती हैं, यानी लगती हैं नॉर्मली। और इन 3 प्रॉपर्टीज के कॉम्बिनेशन को इस बॉक्स मॉडल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? बॉक्स मॉडल। यानी आप हर एलिमेंट को पैडिंग दे सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं, मोर और लेस हर एलिमेंट, कुछ की एक्सेप्शंस होगी। पैडिंग दे सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं और बॉर्डर दे सकते हैं। अब सवाल है कि देंगे क्यों? अगर आपको इनर डिस्टेंस बढ़ाना है तो पैडिंग देंगे, डिस्टेंस आउटसाइड द एलिमेंट बढ़ाना है तो मार्जिन देंगे, और अगर बॉर्डर से रैप करना है तो बॉर्डर देंगे। वो और चीज है ना, वो तो शार्प सेंटर में ले जाना हो, स्टार्ट में ले जाना हो या एंड पे ले जाना हो, इन बिटवीन कहीं और ले जाना हो तो फिर ठीक, ये पता लग जाएगा आपको खुद ब खुद कहाँ पैडिंग लगनी है। लेकिन अभी तक यहाँ तक समझ आ गई सबको? कोई मसला तो नहीं है? सिर्फ 2-3 प्रॉपर्टीज बढ़ाई है, पैडिंग, मार्जिन तो पहले से पढ़ा था आपने, और बॉर्डर। अब बॉर्डर में ये 3 वैल्यूज मैंने दी हैं। 8 पिक्सल्स, 8 पिक्सल्स तो इसकी थिकनेस है, कितना मोटा होना चाहिए बॉर्डर, ये तो एक्सप्लिसिट है। सॉलिड क्या है? अच्छा, बाज बॉर्डर होते हैं, सॉलिड का मतलब है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट सॉलिड लाइन। डॉटेड लाइन भी होती है, डैश्ड लाइन भी होती है, और भी लाइन के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। तो ये बॉर्डर का जो सेकंड चीज है, ये क्या बता रही है? बॉर्डर का स्टाइल कौन सा होगा। और जो थर्ड चीज है वो क्या बता रहा है? बॉर्डर का कलर कौन सा। ये बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज को एक में कंबाइन कर दिए मैंने। समझ आ गई ये बात? अब जरा देखिएगा कि अगर मैं इस बॉक्स को डिलीट कर दूं और इसको ले आऊं और यूएल को चेक करूं, टॉप बॉटम पे क्या अप्लाई हो रहा है? मार्जिन। तो मुझे मार्जिन नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मार्जिन 0, दैट्स क्लियर। इसको अनकमेंट करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा? मार्जिन विच इज 0। अच्छा, मैं 1 मिनट बताता हूँ, कंफ्यूज ना हुआ करे ना। अब देखें, चलें, एक बहुत अच्छा और बहुत मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया, तो उसका जवाब मैं दे देता हूँ, लेकिन ना समझ आए तो फिलहाल इग्नोर कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं। मुश्किल सवाल इसलिए है, आपने मुझे कहा जी आपने इससे पहले बॉडी पे दिया था, बिल्कुल दिया था। ये देखें, ये नजर आ रहा है? ये किसका है? ओके, अब जरा ये देखें, ये किसका है? अनऑर्डर्ड लिस्ट का है। बॉडी का कितना है और यूएल का कितना है? 16। क्या आपको फील हो रहा है वैसे आंखों से कि यूएल का जो 16 है, अब टॉप और बॉटम से सेम लग रहा है? नहीं, मेरा सवाल नहीं समझे आप। बॉडी का कितना था? 8 पिक्सल मार्जिन था। यूएल का कितना था? 16 पिक्सल फ्रॉम टॉप था। बात समझ आ गई नहीं आई? अब सवाल यह है कि यहां वैसे विजुअली देख के बताएं कि टॉप और बॉटम मार्जिन यूएल का सेम लग रहा है आपको? नहीं लग रहा। बॉटम पे लग रहा है कि 16 पूरा है, टॉप पे 16 पूरा। इसका मतलब पता है क्या है? जब दो मार्जिन इकट्ठे होते हैं तो उसको हम कहते हैं मार्जिन कोलैप्स। उसको हम क्या कहते हैं? यानी वो एक कंसिडर होता है। तो जो 8 पिक्सल है वो बॉडी के 8 पिक्सल के साथ क्या कर गए? कोलैप्स कर गया। आपको नजर कितना आ रहा है एक्चुअल कितना? 16। कैसे पता चला आपको? यहां देखें भाई, टॉप पे कितना है? 16। बॉटम पे कितना है? लेकिन देख के दोनों में नहीं लग रहा। तो याद रखिएगा, जब भी वर्टिकल डायरेक्शन में, ये यूं हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में जब दो मार्जिन मिलेंगे आपस में, तो इस काम को, ये एक बिहेवियर है इसका, इस बिहेवियर को हम क्या कहेंगे? मार्जिन कोलैप्स। ये सवाल पूछा तो मैंने जवाब दे दिया, वरना बताना मकसूद नहीं था मुझे, क्योंकि ये मार्जिन कोलैप्स को हम आगे जाके कहीं जस्टिफाई या हैंडल करेंगे। मार्जिन कोलैप्स का बाय द वे कोई हल नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि उससे अवॉइड ही करें जहां तक मुमकिन हो सके।
बात समझ आ गई? लोग कुछ ट्रिक्स एंड वो अप्लाई करते हैं ताकि वो मार्जिन को, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं। ये अक्सर होगा आपको कि आप टॉप बॉटम मार्जिन देंगे, अच्छा ये लेफ्ट राइट मार्जिन पे काम नहीं होगा, ये हमेशा किस पे होगा, टॉप राइट पे होगा। तो जब भी आप कहीं टॉप बॉटम मार्जिन अप्लाई करें और आपको लगे कि यार ये जितना मैं मार्जिन अप्लाई कर रहा हूँ इतना हो नहीं रहा, तो फिर आप चेक करें कि उसके ऊपर वाला जो एलिमेंट है क्या उस पर भी मार्जिन तो अप्लाई नहीं हुआ हुआ। अगर उस पर भी मार्जिन अप्लाई हुआ है तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कोलैप्स करेंगे। अब 8 पिक्सल उसके साथ कोलैप्स कर गया और बकाया 8 आपको दिख रहा है। क्लियर हो गई बात? चले खैर, बात यह है कि यूएल हमेशा 16 पिक्सल टॉप बॉटम से मार्जिन लेती है, ठीक है। मैं सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स को फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम फ्लेक्स फिलहाल नहीं करना है। तो मैं उस कोलैप्स यानी मार्जिन को खत्म ही करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा भाई, मार्जिन को जीरो कर दो। जीरो का मतलब जिस साइड पे है सबको जीरो कर दो, ठीक। अब भी मार्जिन खत्म हो गया लेकिन ऊपर स्पेस बाकी है, क्यों, ये देख लें। यूएल के ऊपर नीचे कहीं ऑरेंज कलर नजर आ रहा है लेकिन स्पेस फिर भी बाकी है, क्योंकि वो मार्जिन किसका है अब कोलैप्स वाला चक्कर तो खत्म हो गया ना, लेकिन वो जो मार्जिन अभी भी नजर आ रहा है वो किसका है, तो बॉडी को तो हमने नहीं खत्म किया ना, वो तो है अभी भी। प्रॉब्लम समझने भाई, बारीकियां हैं। तो अगर मैं बॉडी का भी जीरो कर दूं तो फिर तो कुछ नहीं होना चाहिए ना, मसला मसाइल क्या होने चाहिए। ले, मार्जिन का रोला तो हो गया खत्म। अब जरा एक और बात है कि लेफ्ट साइड पे पैडिंग है, ये तो आपने देख लिया बॉक्स में। अब ये पैडिंग है क्यों, क्योंकि नॉर्मली हमारे रियल लाइफ में भी जब हम कहीं लिस्ट बनाते हैं तो हम नॉर्मल पैराग्राफ से थोड़ा सा इंडेंट करते हैं नहीं करते, तो ये इसलिए। अगर मैं पैडिंग खत्म कर दूं तो देखिएगा होगा क्या, वेरी गुड। पैडिंग खत्म करने के लिए क्या करूंगा, इसका मतलब जिस साइड पे भी पैडिंग है खत्म कर दो। अब जो लिस्ट के बुलेट्स थे वो खत्म हो गए, वो खत्म नहीं हुए। वो जो नजर आ रहे थे वो किस वजह से नजर आ रहे थे, पैडिंग की वजह से। अब वो जो बुलेट्स हैं वो पेज से, लेकिन हैं जरूर अभी भी। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ी देर, थोड़ी देर के लिए ये खत्म करके पहले मैं किसको खत्म करूंगा, इन डॉट्स को खत्म करूंगा। तो इन डॉट्स को खत्म करने के लिए एक और प्रॉपर्टी है, लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दूंगा। यानी लिस्ट का स्टाइल है ना, या तो वो अनऑर्डर्ड स्टाइल में है या ऑर्डर्ड स्टाइल में है, तो मैंने उसका क्या कर दिया, नन, कोई नहीं चाहिए लिस्ट का स्टाइल। बुलेट्स क्या हो गए, तो नेविगेशन में हमने सेकंड स्टेप ये करना होता है। अब मुझे क्या करना है, पैडिंग खत्म करनी है। तो अब मैं क्या करूंगा जी, पैडिंग 0, और अब डिस्प्ले फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी को बहाल करूंगा, मजा आएगा। अब मुझे चाहिए इनके दरमियान मार्जिन, तो मैं यहां कहूंगा जी, अच्छा मैंने क्या किया हुआ है, मार्जिन 0 किसको, यूएल को। अब अगर मैं इसको मार्जिन 10 पिक्सल करता हूं तो ये क्या करेगा, यूएल को चारों साइडों से मार्जिन देगा, लेकिन मुझे यूएल को नहीं चाहिए, मुझे हर एलिमेंट के बीच में तो मार्जिन चाहिए ना। तो बजाय यूएल को मार्जिन देने की किसको दूंगा, वेरी गुड। अब तो आप समझदार हो गए, यकीन करें। इसको मैं रिवर्ट करता हूं। अब मुझे एक और बात बताएं, अगर समझदार हो गए, प्राइमरी नेम पेरेंट, स्पेस के बाद जो कुछ है उसका चाइल्ड, और स्पेस के बाद जो कुछ है वो उसका चाइल्ड। अब हम आइंदा के बाद जब भी टारगेट करेंगे सीएसएस में, इसी तरह चाइल्ड पेरेंट के साथ करेंगे। प्राइमरी नेव, उसका चाइल्ड यूएल, उसका चाइल्ड एलआई, उसको जाके स्टाइल दो क्या, मार्जिन और 12 पिक्सल या जितना भी। तो अब ये क्या करेगा, जितने यूएलआईज हैं सारे यूएलआईज को गैप दे देगा। काम बड़ा सिंपल हुआ है, क्या मसला है, नहीं वो तो खुद दिया है ना, जब मैंने सिर्फ मार्जिन दिया है तो उसने कहां कहां से लिया है, टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम से और राइट से। इसमें मसला तो नहीं है, यही चीज तो हमें चाहिए। ये देखा ना, यहाँ टॉप से फासला नहीं है, ये तो हमने जान के दिया ना, क्योंकि हमें चाहिए था ये। अगर ना चाहिए होता तो फिर हम मार्जिन टॉप फिर 0 कर देते, हो जाता, कोई मसला नहीं है, हमारे हाथ में ना कंट्रोल। असी बादशाह, जो असी चाहेंगे वही होगा। एनीवेज, मैं कोशिश करने की, मैंने ट्राई की है कि ये आज पूरा कर दे, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाए हैं ना यहाँ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसी मेन्यू को कल कंप्लीट करेंगे, और ये लिंक ही है, यस यस यस, ये लिंक्स ही हैं, सिर्फ उन लिंक एचरेफ में
एड्रेस डाल देंगे, ये मूव कर जाएगा। किस चीज का? लिंक करने का? अच्छा, वो तरीके बताने में ही तो ट्रिक है ना, तो अगला 1 घंटा और लग जाएगा। वैसे मैं आपको हिंट दे देता हूँ। अभी मैंने कितनी यूएल्स बनाई है? 1 यूएल बनाई है ना? मुझे 2 यूएल्स बनानी है, एक राइट साइड के लिए और एक। अब अगला सुने, जो दूसरी यूएल बनाऊंगा वो भी क्या होगी? ब्लॉक होगी, यानी वो इसके सामने नहीं आएगी। तो फिर दोनों यूएल्स को मैं किसके अंदर रखूंगा? यानी बिल्कुल ऐसे ही करूंगा, प्राइमरी नेव के अंदर। एक यूएल तो बनी पड़ी है ना, तो कॉपी करके पेस्ट कर लूंगा। अब मसला क्या होगा पता है? दोनों यूएल्स ऊपर नीचे आ गई हैं, क्योंकि यूएल भी ब्लॉक है, दूसरा यूएल भी ब्लॉक है, आमने सामने तो आएंगे नहीं, लड़ेंगी आपस में। तो क्या हल है? इनके पेरेंट को पकड़ें, विच इज व्हाट, और उसको जाके क्या दे दे? बोले इनलाइन के बच्चे। तो अब ये जुड़ी भी क्यों है? एक को एक्सट्रीम राइट पे होना चाहिए, एक को एक्सट्रीम लेफ्ट पे होना चाहिए। दिस इज द प्लेस वेयर वी कम टू अनदर प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड, नहीं क्या बोला था? नहीं नहीं, पहले क्या बोला था? वो भी ठीक बोला था, लेकिन पता नहीं अब तुक्का लगाया है। खैर अभी मैं इसके लिए करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट। अभी तक आपने कहा है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, नहीं राइट भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी भी बात ठीक है। मैं कहूंगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन का मतलब पता है क्या है? जरा सुनिएगा। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन का मतलब ये है कि फ्लेक्स के जितने चाइल्ड हैं, जितने चिल्ड्रन है, कितने हैं? 2 है ना? जितनी रिमेनिंग स्पेस है उसको उठाओ और किधर ले आओ? बिटवीन, स्पेस बिटवीन। टेक द अवेलेबल रिमेनिंग स्पेस, पुट इट इन बिटवीन द फ्लेक्स चिल्ड्रन। लेट्स सी। तो एक चीज बनाना मुश्किल है बाकी कॉपी पेस्ट होगा। बन गई? तो ये आपने सवाल किया तो मैंने जवाब दिया। खुद ट्राई कीजिएगा, ना समझे तो कल मैं इस सेकंड पार्ट को मैं रिवर्ट कर देता हूँ, मैं कल इसको दोबारा समझाऊंगा डिटेल में। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये नेव बना रहा हूँ, तो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी कि मैं बड़ी डेप्थ में जाके चीजें बताऊं नेक्स्ट टाइम, ताकि मुझे इतने खपना ना पड़े, ठीक है? डेट सिंपल है, सिर्फ 10 सेकंड का काम है दूसरे साइड पे बनाना। एनीवेज, कोई और सवाल यहाँ तक? नहीं है तो आप